हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व को हमने पढ़ा था। डिमांड शेड्यूल के टाइप्स पढ़े थे और डिमांड कर्व के भी टाइप्स पढ़े थे और अजम्पशन जो डिमांड कर्व से रिलेटेड है उसको हमने पढ़ा था। इस वीडियो से हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। जो लॉ बना हुआ है डिमांड से रिलेटेड उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड को हिंदी में मांग का नियम भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड टेल्स अबाउट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। जो हमारी लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या बताती है कि जो हमारी प्राइस होती है कमोडिटी की और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसमें एक रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये लॉ ये बताता है कि हमारा प्राइस और डिमांड जो होती है उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है या उनमें विपरीत संबंध होते हैं। According to Professor Marshall, the amount demanded increases with the fall in price and diminishes with the rise in price. जो प्रोफेसर मार्शल थे उनका कहना था या उनका मानना था कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो एक अमाउंट हम डिमांड कर रहे हैं वो इंक्रीज होगा तभी जब उस कमोडिटी की प्राइस जो है गिरेगी, और डिमिनिश होगा क्वांटिटी डिमांडेड, या क्वांटिटी डिमांडेड जो है या डिमांड जो है कमोडिटी की जो है वो गिरेगी अगर उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अगर अन्य बातें सामान्य रहती है, किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य अधिक होने पर उसकी मांग घट जाती है। अन्य चीज़ों को अगर हम कांस्टेंट रखें, मतलब कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को अगर हम कांस्टेंट रखें, उनमें हम कोई चेंजेस ना करें, तो दो चीज़ बचती है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मतलब उस वस्तु की कीमत, और डिमांड ऑफ अ कमोडिटी उस वस्तु की डिमांड। तो उस टाइम पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी और डिमांड ऑफ द कमोडिटी के बीच में क्या होगा? इनवर्स रिलेशनशिप होगा। अगर दोनों में से एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ में गिरावट आएगी, अगर दूसरी चीज़ बढ़ेगी तो पहली वाली चीज़ में गिरावट आएगी, मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड जो है कमोडिटी की कम हो जाएगी। लेकिन अगर डिमांड जो है बढ़ रही है तो उस टाइम पे हमको ये मानना रहेगा कि जो प्राइस है उस कमोडिटी की वो गिर गई है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझें तो जैसे कि अगर हम कोई चाय खरीदते हैं, चाय का पैकेट खरीद रहे हैं और चाय का पैकेट अभी आ रहा है 100 रुपये किलो में। तो अगर 100 रुपये किलो है तो कंज्यूमर जो है वो 2 पैकेट खरीद रहा है, लेकिन अगर उस चाय की प्राइस 70 रुपये किलो हो जाए तो कंज्यूमर हो सकता है 3 खरीदे, क्योंकि प्राइस जो है वो कम हो गई है। तो उस टाइम पे जो क्वांटिटी उसकी डिमांड होगी या जो उसकी कमोडिटी की जो डिमांड होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड जो है उस कमोडिटी की बढ़ती है, और अगर प्राइस बढ़ती है कमोडिटी की तो डिमांड उस कमोडिटी की गिर जाती है। यही हमें ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है, या यही मांग का नियम होता है। तो हम अगर लॉ ऑफ डिमांड को एक एग्जाम्पल के रूप में समझें तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? एक डिमांड शेड्यूल को या मांग तालिका को पहले बनाना होगा। तो यहाँ पर एक डिमांड शेड्यूल बना हुआ है और उसी डिमांड शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें एक डिमांड कर्व बनाना होगा। डिमांड शेड्यूल में हमने प्राइस पर यूनिट लिखी हुई है, हर एक यूनिट की प्राइस लिखी हुई है और उससे रिलेटेड हर यूनिट की डिमांड लिखी हुई है। तो अगर हम बात करें, अगर 1 रुपये है एक कमोडिटी की प्राइस, तो उसकी डिमांड है 5 यूनिट। अगर 2 रुपये हो जाती है एक कमोडिटी की प्राइस
तो उस टाइम पे जो डिमांड होगी उस कमोडिटी की वो गिर जाएगी, वो हो जाएगी 4 रुपये। अगर उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ के 3 हो जाती है तो उस टाइम पे कमोडिटी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 4 से 3 हो जाएगी। अगर 3 से बढ़ के 4 रुपये हो जाती है उस कमोडिटी की प्राइस, तो उस टाइम पे डिमांड जो है उसी कमोडिटी की क्या होगी, गिरेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइस में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे और 4 से 5 पे, मतलब प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। उसी के अपोजिट अगर हम देखेंगे तो हमारा डिमांड जो है वो क्या होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। 5 से 4 पे आया, 4 से 3 पे आया, 3 से 2 पे आया और फिर 2 से 1 पे आया। अब इसी को हम क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमने यूनिट ऑफ कमोडिटी को दर्शाया है, जितनी हमने क्वांटिटी खरीदी है वो दर्शाया है, और वाई एक्सिस में हमने उस कमोडिटी की कीमत या प्राइस को दर्शाया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जब 1 रुपये थी उस कमोडिटी की तो एक कंज्यूमर कितने यूनिट खरीद रहा था, 5। तो 1 रुपये में वो 5 चीज़ों का 1 रुपये जब थी तो वो कितना खरीद रहा था, 5। तो क्वांटिटी कितनी थी यहाँ पर मैंने इसको शो कर दिया है। जब 2 रुपये हुई तो उसने 4 कमोडिटी को ख़रीदा, 3 रुपये हुई तो 3 कमोडिटी को। तो ऐसे करके आप जब इस पॉइंट को प्लॉट करते जाएंगे तो आपको हमेशा जो बार मिलेगा वो नीचे होते जाएगा। और जब आप उस बार के पॉइंट को लाइन के फॉर्म में जोड़ते जाओगे तो उस टाइम आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जैसे कि ये बन रही है। और वो लाइन जो होगी वो कैसी होगी, ऊपर से नीचे गिरते हुए। ये ऊपर से नीचे गिर रही है, ये वाली लाइन ऊपर से नीचे गिरते हुए, और वो कैसे गिरेगी, लेफ़्ट से राइट तक। तो जो लॉ है डिमांड का या उससे रिलेटेड जो नियम है वो ये कहता है कि जैसे जैसे एक कमोडिटी की प्राइस जो है वो बढ़ती है, वैसे ही उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या होती रहती है, घटती जाती है। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड हमारा क्या होगा, गिरेगा। लेकिन अगर जो प्राइस है वो गिर रहा है तो डिमांड उस कमोडिटी का क्या होगा, बढ़ेगा। और वो ही ये लॉ हमें बताता है, और इसे हम इस रूप में ग्राफ में प्रेजेंट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में जो डी है, जो डिमांड कर्व है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग शो कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है। और डी जो है वो एक नेगेटिव कर्व है। क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। क्यों हमारा वो नेगेटिव कर्व कहलाता है, क्योंकि हमारे एक वस्तु की कीमत में और उस वस्तु के मांग में जो रिलेशनशिप होती है, जो संबंध होते हैं, वो कैसे होते हैं, इन्वर्स होते हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप होते हैं। प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। प्राइस घटेगी तो डिमांड जो होगी वो बढ़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम की मान्यताएं या सीमाएं। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो भी कुछ मान्यताओं पे बेस्ड है, और वो तभी वर्क करेगा जब ये मान्यताएं फॉलो की जाती है या जब ये अजम्पशन फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहला वाला अजम्पशन या मान्यताएं हैं, देयर शुड नॉट बी चेंज इन कंज्यूमर इनकम, इंटरेस्ट एंड लाइकिंग। मतलब उपभोक्ता की आय, रुचि और पसंद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी, उसकी कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होगा, तो उस टाइम पे ये जो लॉ है या ये जो नियम है वो काम नहीं करेगा। वो क्या करता है, वो सिर्फ
सिर्फ डिमांड और प्राइस जो होती है कमोडिटी की उसी पे बेस्ड है, बाकी हर चीज़ को वो इग्नोर कर देता है। तो इसलिए जो कंज्यूमर है उसकी इनकम जो है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस में, उसकी रुचि और पसंद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा अजम्पशन या दूसरा मान्यता है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो नहीं होना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। वस्तु जो सब्स्टिट्यूट गुड्स वाले हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद है प्राइस ऑफ कमोडिटी या प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी शुड नॉट चेंज। जो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज जो है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। नो चेंज इन कंज्यूमर हैबिट्स, कंज्यूमर की आदतों में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसमें चेंज हो जाएगा तो उस टाइम पे ये लॉ जो है वो वर्क नहीं करेगा। पॉपुलेशन की साइज में चेंज नहीं होना चाहिए और फ्यूचर में भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो चेंज होगी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सिर्फ दो फैक्टर्स के साथ काम करता है। सबसे पहला है प्राइस एक कमोडिटी की और दूसरी है उसकी डिमांड। बाकी जो कंज्यूमर का टेस्ट है, कंज्यूमर की इनकम है, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन है और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है वो सब चीज़ें कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर इनके बीच में चेंजेस आने लगे तो उस टाइम पे हमारा ये नियम जो है, ये हमारा जो लॉ है वो काम नहीं करेगा, वो वर्क नहीं करेगा। तो अजम्पशन के साथ ही लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा, नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। इसके लिए सिर्फ हमें प्राइस और डिमांड की ज़रूरत होगी। बाकी जो दूसरी चीज़ है उसे हमें हमेशा यही समझना होगा कि वो चीज़ें कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। कौन कौन सी चीज़ें चेंज नहीं होती है? कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर की हैबिट्स, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कंज्यूमर का टेस्ट, फिर उसके बाद कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन और उसके बाद कंज्यूमर जो खरीदता है उसका रिलेटेड कमोडिटी की अगर प्राइस है तो वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। साइज जो होती है पॉपुलेशन की वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है कॉजेज ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, या एक और इसका टॉपिक इससे ही रिलेटेड है, वो है व्हाई डज द डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। मांग का नियम लागू होने के कारण या जो डिमांड कर्व है वो हमेशा नीचे की ओर क्यों झुकता है उसके कारण। तो दोनों ही चीज़ में हम एक ही चीज़ लिखेंगे। सबसे पहला है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। क्यों हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है या जो डिमांड कर्व है वो क्यों हमेशा नीचे गिरता है, क्यों उसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड रहता है? तो उसके पीछे सबसे पहला रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है कि अगर एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता एक ही चीज़ का बार बार कंजम्पशन करते जाए, लगातार कंजम्पशन करते जाए, तो उस टाइम पे उस वस्तु की जो यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, वो गिरती रहेगी। मतलब उससे उसको मिलने वाली जो संतुष्टि होती है वो संतुष्टि में उसमें गिरावट आने लगेगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है जब एक उपभोक्ता एक ही टाइम पे बार बार उसी कमोडिटी का कंजम्पशन करते जा रहा है तो एक टाइम के बाद जो उसकी यूटिलिटी होती है उस कमोडिटी की, उस वस्तु की जो उपयोगिता होती है उसमें गिरावट आने लग जाती है और वो उपयोगिता ज़ीरो तक पहुंच जाती है और नेगेटिव में भी आ जाती है। तो पहला रीज़न जो है कि या जो पहला रीज़न जो है कि डिमांड कर्व क्यों नीचे गिरता है उसका रीज़न ये है कि जो लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी है उसके वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो गिरेगा। अब क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, अगर हम एक एप्पल खा रहे हैं जैसे कि, और वो एप्पल खाने में हमको पहली बार जो यूटिलिटी मिली है वो 10 की है, 10 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला। जब हमने दूसरा एप्पल खाया तो 8 यूटिलिटी का या यूटिल्स का।
वैसे ही जब हम लगातार एप्पल का कंजम्पशन करते गए तो वैसे हमारी जो यूटिलिटी है वो नीचे गिरती गई। तो जो चीज़ हमें ज़्यादा सैटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा यूटिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगी, तो उस टाइम पे जो कंज्यूमर है उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं देगा या वो उसको खरीदने में ज़्यादा पैसा नहीं लगाएगा। तो अगर वो पैसा नहीं लगाएगा तो उसकी डिमांड भी क्या रहेगी? कम रहेगी। तो इसलिए जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें हम ये देखते हैं कि जो प्राइस और डिमांड है उसमें इन्वर्स रिलेशन होता है और अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होता है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ता है। लेकिन अगर एक कंज्यूमर जो है वो किसी चीज़ को खरीदना नहीं चाहेगा, अगर उसे किसी चीज़ को खरीदने से यूटिलिटी नहीं मिलेगी तो उस कमोडिटी की डिमांड भी नहीं मिलेगी और इसी के वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या होगा? नीचे गिरेगा। दूसरा है एडिशनल बायर। एडिशनल बायर इसका मतलब है या एडिशनल बायर का मतलब है कि अगर जब प्राइस एक कमोडिटी की डिक्रीज होती है तो उस टाइम पे वो इंसान भी आते हैं उस कमोडिटी को खरीदने के लिए जो पहले उसको नहीं खरीद पाते थे क्योंकि उसकी प्राइस जो थी वो ज़्यादा होती थी। तो इसी के वजह से जब प्राइस कम हो गई तो ज़्यादा लोग आएंगे खरीदने के लिए उसको, एडिशनल बायर बनेंगे और एडिशनल बायर बनेंगे तो जो कमोडिटी की डिमांड है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन उसी के अकॉर्डिंग अगर प्राइस जो है कम होने के बजाय ज़्यादा हो गई तो जो पहले वाले बायर्स थे जो उस कमोडिटी को खरीदते थे वो अब क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे क्योंकि प्राइस अगर बढ़ गई है तो कमोडिटी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं की जाएगी क्योंकि कीमत बढ़ जाएगी तो कौन लेना पसंद करेगा ज़्यादा सबसे ज़्यादा। तो उस टाइम पे प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और इसी के वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो इनके कारण भी डाउनवर्ड स्लोपिंग शो करता है। उसके बाद है इनकम इफेक्ट, आय का प्रभाव। जब किसी कमोडिटी की प्राइस जो है या किसी वस्तु की कीमत जो है उसमें गिरावट आती है तो उस टाइम पे कंज्यूमर की परचेसिंग पावर जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब अगर किसी वस्तु की कीमत में गिरावट आती है तो एक इंसान उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकता है, उसकी परचेसिंग पावर जो होती है, परचेस करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। एज अ रिज़ल्ट वो क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को परचेस करता है और इसी के वजह से उसकी रियल इनकम में भी हमें लगता है कि उसकी रियल इनकम में क्या आई है? बढ़ोतरी हुई है। तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करेगा तो कमोडिटी की क्या होगी? प्राइस बढ़ेगी। लेकिन हम इसको अगर ऑपोजिट साइड में देखें कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस गिर गई है तो जिसके वजह से एक कंज्यूमर की परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी और उससे हमें लगेगा कि शायद उसकी इनकम जो है उस अकॉर्डिंग क्या हो गई? कम हो गई। तो ये भी कारण होता है जिसके वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या करता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग शो करता है। उसके बाद है सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसे हम हिंदी में प्रतिस्थापन प्रभाव बोलते हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है कि अगर हमें चाय की प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं जो कि है कॉफ़ी। तो सब्स्टिट्यूट मतलब जब हम किसी एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं तो वो उस चीज़ का सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो जैसे कि अगर प्राइस जो है एक सब्स्टिट्यूशन गुड्स की बढ़ती है तो कंज्यूमर क्या करता है? उस गुड्स को छोड़ के उसी से रिलेटेड जो सब्स्टिट्यूशन गुड होता है उसको खरीदता है अगर उसकी प्राइस कम होती है। तो उस टाइम पे अगर वो ज़्यादा उस चीज़ को खरीदेगा जिसकी प्राइस कम है तो उस टाइम उस कमोडिटी की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, जिसके वजह से भी हमारा जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस, अलग अलग तरीके के बहुत सारे यूजेस हैं जिसकी वजह से भी हमारी प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप शो होता है और उसी के कारण डिमांड कर्व भी नीचे गिरता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके वजह से हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क करता है या जो हमारा डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप होता है वो नीचे गिरते रहता है। अगर डिमिनिशिंग यूटिलिटी है तो उसके कारण भी हमारा डिमांड कर्व नीचे गिरेगा, मतलब डाउनवर्ड स्लोप शो करेगा। एडिशनल बायर की वजह से, इनकम इफेक्ट के वजह से,
सब्स्टिट्यूशनल इफ़ेक्ट के वजह से और डिफरेंट यूजेस के वजह से भी हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग शो करेगा, जो ऊपर से नीचे गिरेगा या लेफ्ट से राइट नीचे तक गिरेगा। तो इसे हम कॉजेस में भी लिख सकते हैं और इसमें हम अगर हमें पूछा जा रहा है कि क्यों हमारा डिमांड कर्व नीचे गिर रहा है तो उसके कारण भी यही होते हैं।